प्यारे बच्चों, फाइनली फिजिक्स इनसाइड आउट प्लेटफॉर्म पर आपका फिजिक्स टीचर लेकर आ चुका है आपके लिए क्लास 11 फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस की सबसे आसान और फैक्चुअल एक्सप्लेनेशन। और आज के लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने इन कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करना है और आप किस तरह से पेपर में लिखकर आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत ही अच्छे मार्क्स ले सकें। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैप्टर नंबर 3 सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन के तमाम लेक्चर्स अटेंड किए हुए हैं तो ये कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस आपके लिए समझना बहुत ही ज्यादा आसान होंगे। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले लेक्चर सीरीज को अटेंड कीजिए, क्योंकि हर लेक्चर में मैंने हर आर्टिकल को बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ है और प्रॉपर रियल लाइफ से एग्जांपल लेकर के आपको समझाया है कि आपने फिजिक्स की किसी भी टर्म को किस तरह से इंटरप्रेट करना है, आपने किस तरह से इसको समझना है और किस तरह से याद करना है। और इसके साथ साथ हमने प्रॉपर नोट्स भी बनाए हैं कि किस तरह से आपने पेपर में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना है। और फिर हर लेक्चर में हमने साथ के साथ ये भी डिस्कस किया है कि किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस, किस तरह के लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पेपर में बनकर आ सकते हैं और आपने उनका आंसर पेपर में किस पैटर्न पर लिखना है ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। चैप्टर नंबर 3 के तमाम लेक्चर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। तो चलिए कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.1, इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ ए रिजिड बॉडी इज कांस्टेंट। कि इस तरह की एक रिजिड बॉडी है जो कि मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले लेक्चर में दिखाई थी, ये इस तरह से रोटेट कर रही है। कहते हैं कि रोटेटिंग रिजिड बॉडी की अगर एंगुलर वेलोसिटी है एक ओमेगा लेट से, तो वहां पर उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही होगी। जिस तरह हमने यहां पर ये मैसेज कंसीडर किए थे, स्मॉल मैसेज m1 m2 m3 m4, यानी ये सारे के सारे मैसेज सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। अब पूछता क्या है, विल द लीनियर वेलोसिटी ऑफ दीज पार्टिकल्स बी आल्सो कांस्टेंट। कहता है कि अगर एंगुलर वेलोसिटी इन सब पार्टिकल्स की कांस्टेंट है तो क्या इन सब की लीनियर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी या वो डिफरेंट होगी। तो इस क्वेश्चन को हमने आंसर करना है। देखिए लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी आपस में किस तरह से रिलेटेड होती है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, मैंने आपको लेक्चर्स में ये फार्मूला पढ़ाया हुआ है और प्रॉपरली बताया था कि फार्मूला आता कहां से है और किस तरह से ये आता है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जिसमें v क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और ये r क्या है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से उन मैसेज के जो डिस्टेंसेस हैं, जिस तरह के यहां पर ये r1 r2 r3 r4। अब यहां पर कहता ये है कि जो लीनियर वेलोसिटी v है क्या ये भी सेम रहेगी, क्योंकि हमने ये तो कहा है कि एक रोटेटिंग रिजिड बॉडी है, उसमें जितने भी स्मॉल मैसेज होंगे m1 m2 m3 m4 सो ऑन, जितने भी स्मॉल मैसेज हैं उन सब की सेम एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो क्वेश्चन ये है कि क्या इन सब की सेम लीनियर वेलोसिटी होगी। तो यहां पर अगर आप देखें तो देखिए r1 डिफरेंट है, r2 डिफरेंट है, r3 डिफरेंट है, r4 डिफरेंट है। इट्स मीन जितने भी पार्टिकल्स हैं रिजिड बॉडी में, जितने भी स्मॉल मैसेज हैं, उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है r वो डिफरेंट है। तो जब r डिफरेंट होगा हर पार्टिकल के लिए तो v भी डिफरेंट नहीं हो जाएगा, ऑब्वियसली v भी हर पार्टिकल के लिए डिफरेंट हो जाएगा। तो जब r डिफरेंट होगा हर पार्टिकल के लिए तो v भी हर पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि v r पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो लीनियर वेलोसिटी v है वो सब पार्टिकल्स के लिए कांस्टेंट नहीं होगी बल्कि डिफरेंट होगी। तो इसी चीज को उठा के यहां पर लिख देते हैं और ये एक आंसर बन जाएगा। यहां पर अब हमने इस क्वेश्चन के आंसर में भी यही बात लिख दी है कि जो लीनियर वेलोसिटी है डिफरेंट पार्टिकल्स की वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। अभी मैंने आपको यहां पर बताया था कि जितने भी पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, इन सब की जो लीनियर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्योंकि इनका जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो कम ज्यादा है, किसी का और है, किसी का और है, किसी का और है, जिसकी वजह से जो लीनियर वेलोसिटी है पार्टिकल्स की वो कांस्टेंट नहीं रहती। अब यही बात हमने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगाकर उस पर लिख दी है। और याद रखें कि जितने भी कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करने का जो सबसे बेस्ट मेथड है मैक्सिमम मार्क्स गेन करने के लिए वो ये है कि पहले आप एक लाइन में आंसर करें। अब यहां पर देखें वो कह रहा था विल द लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल,
यानी यहां पर कोई यस और नो में आंसर होगा। तो पहले आपने क्या करना है, आंसर की हेडिंग लगाकर यहां पर यस या नो लिख देना है, जो भी आंसर है। नो द लीनियर वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स इज नॉट कांस्टेंट। जब आपने एक लाइन में आंसर लिख देना है तो उसके बाद आपने उस आंसर को एक्सप्लेन करना है, या फिर यहां पर हेडिंग लगानी है रीजन, किसका क्या रीजन है, क्यों ऐसा है। तो यहां पर एक्सप्लेनेशन की हमने हेडिंग लगाई है। उसके बाद इसमें बता देना है कि ये जो नो हमने लिखा है ये क्यों लिखा है, कि ऐसा क्यों नहीं होता, लीनियर वेलोसिटी क्यों सेम नहीं होती। तो क्या लिखेंगे, इन अ रिजिड बॉडी ऑल पार्टिकल्स रोटेट विद सेम एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि वो खुद कह रहा था कि रिजिड बॉडी में जो पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, सेम होती है, कांस्टेंट होती है। बट देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन आर डिफरेंट। देखिए इनके जो डिस्टेंसेस हैं, इसका r1 है, इसका r2 है, r3 r4, और जो आगे फर्दर पार्टिकल्स होंगे उनकी इसी तरह फर्दर आगे डिस्टेंसेस होंगे r5 r6 r7 r8। तो देखिए यहां पर के सारे डिस्टेंसेस डिफरेंट हैं। तो हमने यहां पर यही बात लिखी है, बट देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन आर डिफरेंट। देखिए जब सारे के सारे आर डिफरेंट हैं, यानी जो डिस्टेंसेस हैं वो डिफरेंट हैं, तो उस केस में क्या होगा कि जो लीनियर वेलोसिटी है वो सबके लिए सेम नहीं होगी, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी को हम इस तरह से रिलेट करते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहां पर देन जब ये फॉर्मूला लिख दिए, फिर आपने नीचे बता देना है कि वो पार्टिकल जिनके लिए आर कम होगा, जिस तरह के यहां पर r4 देखिए ये कम है, r2 कम है, इनके लिए क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी कम होगी। जब r1 r3 ज्यादा है तो m1 और m3 के लिए लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब है कि यहां से जब r ज्यादा होगा तो लीनियर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, जब r कम होगा तो लीनियर वेलोसिटी कम हो जाएगी। यही बात हमने यहां पर लिख दी, दिस शोज दैट पार्टिकल एट ग्रेटर डिस्टेंस, यानी जिनके लिए r बड़ा होगा, जिनका डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा होगा, उनके लिए क्या होगा कि उनकी ग्रेटर लीनियर वेलोसिटी होगी, v भी यहां से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि देखिए v प्रोपोर्शनल टू r है, ओमेगा तो कांस्टेंट है, ओमेगा वो खुद बता रहा था कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। While those near the axis have smaller linear velocity, लेकिन वो जो कि नियर द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जैसे कि यहां पर ये m4 m2 नियर द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये डिस्टेंसेस कम है, तो इस केस में क्या होगा कि लीनियर वेलोसिटी स्मॉल होगी। जब कुछ पार्टिकल्स के लिए लीनियर वेलोसिटी कम है और कुछ पार्टिकल्स के लिए लीनियर वेलोसिटी ज्यादा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तमाम पार्टिकल्स के लिए। तो यही है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.2। क्वेश्चन नंबर 3.2 क्या है, ए लूफ ऑफ ब्रेड इज लाइंग ऑन ए रोटेटिंग प्लेट। कि एक लूफ ऑफ ब्रेड है, ब्रेड का एक पीस है, मान लीजिए वो एक प्लेट में है जो कि रोटेट कर रही है। अब वो प्लेट रोटेट कर रही है, कहते हैं कि कवा आता है और उस ब्रेड के पीस को उठाकर ले जाता है, और उसके बाद क्या होता है, प्लेट की रोटेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। अब आपने बताना यह है कि क्यों इंक्रीज होती है। कवि के कारनामे तो आपको हर क्लास में ही पढ़ने पड़ेंगे। कभी आप पढ़ा करते थे, प्यासा कवा था, जग में पानी थोड़ा था, कवि ने डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कवि ने पिया पानी, खत्म हो गई कहानी। लेकिन यहां पर कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि स्टार्ट होती है। तो यहां पर कहता यह है कि कवा आया और उठाकर पीस ले गया। अब कवा तो वो ले गया ब्रेड का पीस, वो तो मौजे कर रहा है, ब्रेड के पीस को खा रहा है, लेकिन क्वेश्चन 11th क्लास की बुक में आ गया है, तो स्टूडेंट्स को ये पढ़ना पड़ रहा है। अब देखिए यहां पर कहते हैं कि एक प्लेट है, मान लीजिए ये एक क्या है, प्लेट है, और ये प्लेट इस तरह से रोटेट किए जा रही है। प्लेट क्या कर रही है, रोटेट किए जा रही है। प्लेट का कोई ऑब्वियसली एक्सिस होगा जिसके अबाउट ये रोटेट किए जा रही है। अब प्लेट में क्या है, एक पीस ऑफ ब्रेड पड़ा हुआ है, मान लीजिए यहां पर ही पड़ा हुआ है, पीस ऑफ ब्रेड पड़ा हुआ है। एक कवा आता है और इस लूफ ऑफ ब्रेड को उठाकर ले जाता है। जब वो इसको उठाकर ले जाता है तो उस केस में कहता है कि इसकी जो रोटेशन की स्पीड है वो इंक्रीज हो गई है, यानी एंगुलर वेलोसिटी इसकी इंक्रीज हो गई है। तो इसकी क्या वजह है, क्यों इंक्रीज हुई है। अब देखिए पहले यहां पर ये पड़ा हुआ था पीस ऑफ ब्रेड, लूफ ऑफ ब्रेड, तो इसका मैस कितना था, ऑब्वियसली इस ब्रेड का मैस और इस प्लेट का मैस मिलाकर जो मैस बनता है वो वाला मैस था। तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mr² होगा। देखिए अगर इसको हम m1 कह दें, m1 से मुराद है कि इस ब्रेड का मैस भी और इस प्लेट का भी, दोनों का मैस मिलाकर, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये फॉर्मूला होता है ना, I इज इक्वल टू mr²। तो पहले क्या है, मैस m1 है। अब उसके बाद लेट्स से ये पीस ऑफ ब्रेड कवा उठा के ले जाता है, एक क्रो आता है उसको उठाकर ले जाता है। अब मैस क्या हो गया, कम हो गया है। तो इस केस में I इज इक्वल टू m2r² अगर कर दें, तो यहां से जब m2 कम हो जाएगा, m1 से कम है, तो ये I कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी I2 कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। I1 क्या है, ये ज्यादा है। अब देखें यहां पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो एक्ट नहीं कर रही। जब नहीं कर रही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता था कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा।
L इज इक्वल टू आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही हमने पढ़ा था, यानी आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहां से अगर आप ओमेगा निकालें तो कांस्टेंट अवर आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अवर आई। अब जब वो कवा इस लूफ ऑफ ब्रेड को उठाकर ले गया है तो मैस क्या हुआ है, कम हुआ है। जब मैस कम हुआ है यहां पर, यानी मैस कम हुआ है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये कहता है कि ओमेगा को बढ़ना चाहिए। वो यही कह रहा था ना कि क्यों ऐसा होगा, टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम दिस विल हैपन, यानी कि जो रोटेशन ऑफ प्लेट है वो इंक्रीज होगी टू कंजर्व दी एंगुलर मोमेंटम, यानी एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए, इस प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखने के लिए। यहां पर अब हमने यही आंसर लिख दिया है, किस तरह से, कि जो रोटेशन ऑफ प्लेट है ये इंक्रीज करेगी ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बिल्कुल इस तरह जिस तरह अभी मैंने आपको बताया है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से रोटेशन ऑफ प्लेट इंक्रीज करेगी। तो रीजन में आपने इसी का रीजन बता देना है, वही वाली सारी कहानी लिख देनी है जो भी मैंने आपको बताई थी, बस इंग्लिश में अपनी वर्डिंग में लिखना है। द रोटेटिंग प्लेट एंड द ब्रेड टुगेदर फॉर्म ए सिस्टम। देखें अब एक्चुअली जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वो क्या कहता है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड इफ नो नेट टार्क एक्ट ऑन ए बॉडी, कि अगर कोई टार्क बॉडी पर एक्ट नहीं करेगी तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है सिस्टम को कंजर्व रहेगा। अब इस केस में सिस्टम में क्या क्या है, एक वो रोटेटिंग प्लेट है और उसके ऊपर जो पीस ऑफ ब्रेड है, दिस इज द सिस्टम। अब यहां पर क्या होगा कि इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टार्क, जब कोई एक्सटर्नल टार्क एक्ट नहीं करेगी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो ये कहता है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो यहां पर भी हमने यही लिखा है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम, ये जो हमने कंसिडर किया है, ये कंजर्व रहेगा जब कोई एक्सटर्नल टार्क एक्ट नहीं करेगी। तो कंजर्व रहने का क्या मतलब है कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, यानी उस क्रो का लूफ ऑफ ब्रेड उठाने से पहले जो एंगुलर मोमेंटम है वो और लूफ ऑफ ब्रेड उठाने के बाद जो एंगुलर मोमेंटम है वो आपस में इक्वल आएंगे, यानी एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। When the crow removes the bread, अब देखिए जब क्रो ब्रेड को रिमूव करेगा तो ऑब्वियसली मैस कम हो जाएगा क्योंकि प्लेट में से कोई चीज उठ गई है। जब मैस कम होगा तो I2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब I2 कम होगा तो ओमेगा 2 को लाजमी तौर पर इंक्रीज करना चाहिए ताकि ये दोनों आपस में सेम रहे, यानी ये वाली चीज और ये वाली चीज आपस में सेम रहे और प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। So the moment of inertia system decreases to conserve angular momentum। अब यहां पर एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए, यानी ये वाली कंडीशन होल्ड करवाने के लिए लाजमी है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इंक्रीज करे। जब एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो रोटेशन ऑफ द प्लेट फास्ट हो जाएगी। अब आपने इसी पैटर्न पर इसको अपने नोट्स में भी लिखना है, प्रॉपर रीजन की हेडिंग लगाकर ये वाला मैथमेटिकल स्टेप भी अंदर लिखना है आपने, और फिर इसी तरह पेपर में लिखकर आना है, तो वहां पर आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3.3। Why do we tumble when we take the sharp turn with large speed? कहता है कि अगर हम एक बहुत ही शार्प टर्न लें विद लार्ज स्पीड तो वहां पर गिर क्यों जाते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन को समझने के लिए, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जरूरी है कि पहले आपको वो क्वेश्चन समझ आए कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा क्या जा रहा है। आप इस तरह करें कि एक पाँव को जमीन से उठाएं, अपने एक फुट को जमीन से उठा लीजिए और किसी बहुत ही स्मूथ फ्लोर पर खड़े हो जाइए। बहुत ही स्मूथ, कोई मार्बल का फ्लोर हो सकता है, यानी बहुत ज्यादा स्मूथ हो जहां पर फ्रिक्शन बहुत कम हो। उस फ्लोर पर आप खड़े होकर एक पाँव को जरा ऊपर उठाइए और अपने दूसरे पाँव की एड़ी पर इस तरह बिल्कुल शार्पली घूमने की कोशिश करें। तो वहां पर क्या होगा कि आप गिर जाएंगे, घूम नहीं पाएंगे। तो यहां पे रीजन ये पूछ रहा है कि वो आप क्यों गिर जाएंगे, इसकी वजह क्या है, फिजिक्स क्या कहती है कि इस तरह से क्यों होगा। यहां पर जो पहली बात है वो तो ये है कि जब आपने इस तरह से टर्न किया है, यानी आप इस तरह से घूमे हैं, तो उस केस में कौन सी फोर्स है जिसने आपको घुमाया है। ऑब्वियसली जब आप घूमे हैं तो सर्कुलर पाथ में घूमे हैं, रोटेट किए हैं, तो उस केस में जिस चीज ने आपको मूव कराया है दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अवर r, mv स्क्वायर अवर r। यहां पर एक्चुअली अगर हम एक कार को कंसीडर करके चलें तो ये क्वेश्चन इजी हो जाता है, लेकिन क्योंकि टंबल का वर्ड है, वी टंबल के एक पर्सन की बात हो रही है, इसलिए यहां पर हम कोशिश करेंगे कि एक पर्सन को देखते हुए ही इस क्वेश्चन का आंसर लिखें। तो यहां पर एक्चुअली होगा क्या, शार्प टर्न का क्या मतलब है। देखिए जितना ज्यादा शार्प टर्न होगा इतना ही आर कम होगा, आर क्या होगा, इतना ही ज्यादा कम होगा। यानी लेट्स से अगर इस तरह आपने टर्न लिया है तो जो आपकी बॉडी का सेंटर ऑफ मैस है
उसने बहुत छोटा सा सर्कल फॉर्म किया है। जब बहुत छोटा सा सर्कल फॉर्म किया है तो वहां पर क्या होगा कि आर बहुत ही कम हो जाएगा, यानी आर क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। और जब ज्यादा स्पीड के साथ, ये खुद कह रहे हैं कि लार्ज स्पीड, यानी v क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब यहां पर शार्प टर्न का मतलब कुछ स्टूडेंट्स को नहीं समझ आता, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स से ये एक बहुत छोटा सर्कल है, बस छोटा है नहीं, आप मान लीजिए कि बहुत छोटा सर्कल है। यहां पर आपने अपना एक पाँव रखा है। अब जो आपकी बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, देखिए वहां पर ही नहीं लाई करेगा, आपके पाँव पर सेंटर ऑफ मास नहीं लाई करेगा। ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा उससे कहीं और लाई करेगा, मामूली सा फर्क होगा। तो लेट्स से यहां पर सेंटर ऑफ मास लाई करता है, जब घूमे हैं तो जो सेंटर ऑफ मास है उसने इस तरह से एक सर्कल सा फॉर्म किया है, और उस सर्कल का जो रेडियस है वो बहुत स्मॉल है। आर क्या है, वेरी वेरी स्मॉल। शार्प टर्न का यही मतलब है कि आर स्मॉल होगा। जब आर स्मॉल होगा और स्पीड लार्ज होगी तो उस केस में क्या होगा, आर कम होगा, एफ बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली वी पहले से बढ़ रहा है, जब वी का स्क्वायर है तो ये और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि देखिए आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आर नीचे है। किसी छोटी चीज से जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर ज्यादा आएगा, यानी बड़ा आंसर आएगा। और यहां पर ऊपर एक बड़ी चीज साथ मल्टीप्लाई भी हो रही है और ऊपर से उसका स्क्वायर भी है, यानी जो ये फोर्स है एफ सी, ये बहुत ज्यादा है। जो फोर्स उसको घूमने के लिए चाहिए वो बहुत ज्यादा फोर्स है। जब ये वाली फोर्स बहुत ज्यादा फोर्स है और जो आपके फीट और ग्राउंड के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कम है इस सेंटीमीटर फोर्स से, यानी वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इतनी सेंटीमीटर फोर्स नहीं प्रोवाइड कर सकती। जब इतनी सेंटीमीटर फोर्स नहीं प्रोवाइड कर सकेगी तो उस केस में क्या होगा कि यू विल टम्बल, आप गिर जाएंगे, आप लड़खड़ा जाएंगे। तो इसका यही आंसर है कि ड्यू टू इनसफिशिएंट सेंटीमीटर फोर्स। यहां पर अब हमने यही वाला आंसर लिख दिया, वी टम्बल व्हेन वी टेक शार्प टर्न विद लार्ज स्पीड ड्यू टू द इनसफिशिएंट सेंटीमीटर फोर्स। देखिए पहले जैसे मैं आपको भी बता चुका हूं कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन फीट एंड ग्राउंड है वो इतनी ज्यादा सेंटीमीटर फोर्स नहीं प्रोवाइड कर सकेगी जितनी इस केस में रिक्वायर्ड है, जिसकी वजह से वी कैन टम्बल, कि हम लड़खड़ा भी सकते हैं और गिर भी सकते हैं। यहां पर हमने फिर रीजन की एडिंग लगाकर वही वाला रीजन लिख दिया है। जब शार्प टर्न आप लेना चाहेंगे तो उस केस में ज्यादा सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायर्ड होगी। क्यों ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि आर कम हो जाएगा। जब आर कम होगा, यहां से जब आर को आप स्मॉल करेंगे तो एफ सी बड़ा हो जाएगा। अब एक्चुअली ये सेंटीमीटर फोर्स आएगी कहां से, मैंने आपको लेक्चर्स में बताया था कि सेंटीमीटर फोर्स हमेशा किसी और फोर्स की वजह से आती है, यानी कोई और फोर्स होती है जो कि सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है। तो यहां पर ये सेंटीमीटर फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, दिस फोर्स इज सप्लाइड बाय द फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड ग्राउंड। जो फ्रिक्शनल फोर्स है हमारे फीट और ग्राउंड के दरमियान, वही एक्चुअली ये वाली सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रही है। अब देखें यहां पर जब आप लार्ज स्पीड के साथ शार्प टर्न लेंगे, यानी v ग्रेटर होगा और शार्प टर्न मीन स्मॉल r होगा, जैसे भी मैंने आपको बताया है, तो यहां से सेंटीमीटर फोर्स बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगी। अगर फ्रिक्शन फोर्स जो आपके फीट और ग्राउंड के दरमियान है वो कम होगी सेंटीमीटर फोर्स से, यानी इफ द मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन द रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स आवर फीट स्लिप। तो इस केस में क्या होगा कि जब मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स लेस होगी सेंटीमीटर फोर्स से, तो उस केस में जो हमारे फुट है वो स्लिप हो सकते हैं। एज ए रिजल्ट बैलेंस इज लॉस्ट, जिसकी वजह से क्या होगा कि बैलेंस लूज हो जाएगा। जब बैलेंस लूज होगा तो सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो आउटवर्ड टम्बल कर जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3.4। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सिंपल पेंडुलम को आपने यहां पर जमीन पे तो ऑब्जर्व किया हुआ है, लेकिन कहता है कि अगर आर्टिफिशियल सैटेलाइट में हो सिंपल पेंडुलम तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, इस चीज के बारे में आपने बताना है। पहले तो हम देख लेते हैं कि सिंपल पेंडुलम होता किस तरह से है। एक रिजिड स्पॉट होती है इस तरह से, और ये स्ट्रिंग, और यहां पर नीचे इस तरह का एक बाब होता है, मैस होता है। अब क्या करते हैं, इसको एक जगह यहां से छोड़ देते हैं और ये इस तरह से ऑसिलेट करता रहता है। अब टाइम पीरियड का क्या मतलब है, देखें यहां से ये इधर आया, यहां से हमने छोड़ा, यहां से यहां तक, फिर वापस यहां तक, इसमें जितना टाइम लगेगा दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। अगर इस तरह से सिंपल पेंडुलम है, थोड़ा रफ वर्क करते हैं, यहां पर इस तरह से है, आपने इसको एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाकर छोड़ा यहां पर, यानी कि अब यहां से सिंपल पेंडुलम क्या करेगा, इस तरफ मूव करेगा, फिर इस तरफ जाएगा और फिर इस तरफ जाएगा, इस तरह ऑसिलेट करता रहेगा। लेकिन वन ऑसिलेशन यहां से यहां तक, वापस यहां तक, दिस इज नोन एज दी वन ऑसिलेशन।
तो वन ऑसिलेशन पूरी करने में इसको जो टाइम लगता है दैट इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। अब कहता है कि जमीन पर तो इस तरह से ऑसिलेट करता है, आप टाइम पीरियड आसानी से नोट कर लेते हैं, लेकिन अगर इसी सिंपल पेंडुलम को आप सैटेलाइट में ले जाएं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में, तो उस केस में क्या होगा। देखिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट के केस में हमने क्या चीज पढ़ी है कि पहली बात है कि वहां पर वेटलेसनेस होती है। क्या चीज? वेटलेसनेस। और दूसरी चीज वहां पर क्या होती है? ग्रेविटी फ्री स्पेस। ग्रेविटी फ्री स्पेस। ग्रेविटी फ्री स्पेस। अब देखें वेटलेसनेस का पूरा मैंने आपको एक लेक्चर दिया हुआ है, और आर्टिफिशियल ग्रेविटी का उसमें मैंने आपको ग्रेविटी फ्री स्पेस एक्सप्लेन की थी। वहां पर मैंने आपको बताया था कि इसका यह मतलब नहीं है कि वेट जीरो है, वेटलेसनेस का यह मतलब नहीं है कि वेट जीरो है, और ग्रेविटी फ्री स्पेस का यह मतलब नहीं है कि वहां पर ग्रेविटी जीरो है, बल्कि इसका मतलब यह है कि जो सपोर्टिंग फोर्स है वो जीरो है। अब मैं यहां पर खड़ा हूं, मुझे अपना वेट क्यों फील हो रहा है? क्योंकि फ्लोर मुझे अपवर्ड पुश कर रहा है। अगर ये अपवर्ड पुश खत्म हो जाए, यानी सपोर्टिंग फोर्स जीरो हो जाए, क्या जीरो हो जाए? सपोर्टिंग फोर्स, या फिर जिसको हमने FN कहा था लेक्चर्स में, जीरो। अगर आपने वेटलेसनेस और आर्टिफिशियल ग्रेविटी वाला लेक्चर सुना हुआ है तो इस क्वेश्चन का आंसर करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक नहीं सुना तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उन लेक्चर्स को पहले सुन लीजिए, ताकि आपको इस चीज का सही से कंसेप्ट हो कि जब वेट भी जीरो नहीं है, ग्रेविटी भी जीरो नहीं है, तो फिर वेटलेसनेस का मतलब क्या है। ये उस लेक्चर में मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। क्योंकि इस चीज को समझाने के लिए काफी सारा टाइम चाहिए होता है, तो वो पूरा लेक्चर ही इस चीज पर है, अगर आप वहां से देख लेंगे तो ये आसानी हो जाएगी। अब देखें जब सपोर्टिंग फोर्स जीरो है, पेंडुलम को जब हमने यहां पर जाकर छोड़ा है, तो कौन सी फोर्स थी जो इसको इधर लेकर आई है वापस, फिर इसको इधर लेकर आई है, इसी तरह इसको ऑसिलेट करवाई जा रही है। ऑब्वियसली आपने पढ़ा हुआ है कि यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स होती है। कौन सी फोर्स होती है? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स को हम कहते हैं। ये रिस्टोरिंग फोर्स इसको यहां से यहां तक लेकर आएगी। अब क्योंकि यहां पर मेन पोजीशन पर आने के वक्त भी इसके पास एनर्जी होगी, इस तरह ये ऑसिलेट करता रहेगा। अब यहां पर जो रिस्टोरिंग फोर्स है, अगर ये ना मौजूद हो तो क्या ये पेंडुलम जब आप यहां पर जाकर छोड़ेंगे तो क्या ये वापस आएगा? नहीं आ सकता। ऑब्वियसली जब रिस्टोरिंग फोर्स ही नहीं होगी, रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस लेकर आ रही है, और रिस्टोरिंग फोर्स ही जब प्रेजेंट नहीं होगी तो उस केस में क्या होगा कि ये ऑसिलेट नहीं कर सकेगा। तो याद रखें कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में जहां पर वेटलेसनेस होती है, जहां पर ग्रेविटी फ्री स्पेस होती है, वहां पर रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या हो जाती है? जीरो के करीब हो जाती है, यानी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। अब इस केस में होगा क्या कि जो इफेक्टिव ग्रेविटी है, इफेक्टिव ग्रेविटी का कंसेप्ट मैंने आपको बहुत ही डिटेल में दिया था, यानी इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्योंकि जो स्पेसशिप है और स्पेसशिप में जो एस्ट्रोनॉट है, जो पेंडुलम है, हर चीज सेम वैल्यू ऑफ जी के साथ नीचे फॉल कर रही है। जब हर चीज सेम वैल्यू ऑफ जी के साथ नीचे फॉल कर रही है तो कोई ऐसी अनोखी वैल्यू ऑफ जी तो वहां पर प्रेजेंट नहीं है ना कि जो पेंडुलम पर एक्ट करेगी। ऑब्वियसली जब सारे स्पेसशिप भी, यानी सैटेलाइट भी, और सैटेलाइट में जो एस्ट्रोनॉट है वो भी, और जो पेंडुलम है वो भी सेम वैल्यू ऑफ जी के साथ नीचे मूव कर रहे हैं, यानी फ्री फॉल की कंडीशन है ना, सेम वैल्यू ऑफ जी के साथ नीचे मूव करेंगे। जब सेम वैल्यू ऑफ जी के साथ नीचे मूव करेंगे तो स्पेसशिप के रिस्पेक्ट से या फिर सैटेलाइट के रिस्पेक्ट से जो पेंडुलम है उस पर कोई रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वहां पर सपोर्टिंग फोर्सेस जीरो है। इसका मतलब है कि वहां पर जो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी होगी वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो फ्री फॉल कंडीशन में, फ्री फॉल कंडीशन में वेटलेसनेस भी होती है, ग्रेविटी फ्री स्पेस भी होती है, और इस केस में इफेक्टिव ग्रेविटी भी जीरो हो जाती है। ऑल्दो जो रियल ग्रेविटी है वो प्रेजेंट है वहां पर, लेकिन इफेक्टिव ग्रेविटी, वो ग्रेविटी जिसने इसको यहां से यहां तक लेकर आना है, यानी जो उसको रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगी, वो वाली जीरो है। जब वो वाली जीरो है तो जी की वैल्यू सैटेलाइट के अंदर इस पेंडुलम के लिए क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जब जीरो हो जाएगी तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या होता है? T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L ओवर जी। तो जब यहां पर हम जी की जगह पे जीरो पुट करेंगे, यानी T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L ओवर जीरो, तो यहां पर आपको पता है कि जब किसी भी चीज को जीरो से हम डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, यानी उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाता, वैल्यू क्या हो जाती है? इनफाइनाइट हो जाती है। क्या हो जाती है? इनफाइनाइट।
तो यहां पर वो ये पूछ रहा है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा जब जी की वैल्यू इस केस में जीरो हो जाएगी, यानी इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी जीरो हो जाएगी, तो उस केस में जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहां पर यही पूछ रहा था ना कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होगा आर्टिफिशियल सैटेलाइट में, तो आप लिख देंगे कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। यहां पर अब हमने यही वाला आंसर लिख दिया है कि जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। अब जब टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा तो फिर इसका मतलब है कि वो ऑसिलेट ही नहीं कर रहा, क्योंकि देखें यहां पर मैंने आपको बताया था कि कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है जो उसको एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पर वापस लेकर आएगी। जब रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है यानी वो ऑसिलेट कर ही नहीं सकता, तो हमने यही लिखा है कि पेंडुलम डज नॉट ऑसिलेट, टाइम पीरियड बिकम्स इनफाइनाइट, दैट इज पेंडुलम डज नॉट ऑसिलेट। तो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो अपने टाइम पीरियड का फार्मूला लिखना है और बताना है कि इसमें एल क्या है, जी क्या है। यहां पर एल एक्चुअली लेंथ ऑफ द पेंडुलम है और जो जी है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो कि मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बहुत ही डिटेल में पढ़ाई थी। इनसाइड एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट में क्या है कि पेंडुलम और पेंडुलम जिस पोर्ट के साथ अटैच्ड है दोनों सेम वैल्यू ऑफ जी के साथ नीचे मूव कर रहे हैं, यानी फ्रीली फॉल कर रहे हैं। तो जब वो दोनों फ्री फॉल की स्टेट में है तो उस केस में जो इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी होगी, वो जीरो हो जाएगी, जैसे अभी मैंने आपको समझाया है। तो जब इफेक्टिव वैल्यू ऑफ जी जीरो हो जाएगी तो उस केस में फार्मूला से क्या बनेगा? जी को जीरो कर देंगे, जब जी को जीरो करेंगे तो टी क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट। यानी यहां पर देखें ये अनडिफाइंड हो चुका है, इनफाइनाइट हो चुका है। तो फिर इस केस में हमने लिखा है 10 इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट अ सिंपल पेंडुलम विल नॉट ऑसिलेट। ये ऑसिलेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो गया और जो रिस्टोरिंग फोर्स थी एक्चुअली वो जो जीरो हो चुकी है, बिकॉज देयर इज नो रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट। यहां पर वही बात करती है, बिकॉज देयर इज नो रिस्टोरिंग फोर्स ऑन इट विल नॉट स्विंग बैक एंड फॉर। तो उस केस में क्या होगा कि ये इस तरह से स्विंग नहीं कर सकता बैक एंड फॉर। जब रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है तो वैसे वो स्विंग नहीं कर सकता। जब स्विंग ही नहीं करेगा तो उस केस में टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी यहां से इधर आएगा इधर वापस जाएगा तो टाइम पीरियड नोट होगा। जब जाएगा ही नहीं तो हम कहते हैं कि टाइम पीरियड बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, इनफाइनाइट टाइम पीरियड है। अब ये वाला जो आंसर है इस क्वेश्चन का, ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड और करेक्ट आंसर है कि आपने एक फार्मूला लिखा है, फिर उसमें वैल्यू पुट करके बता दिया कि मैथमेटिकली इनफाइनाइट है और फिजिकली भी बता दिया किस तरह से, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स जीरो है तो इसलिए पेंडुलम ऑसिलेट ही नहीं करेगा। जब ऑसिलेट नहीं करेगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आपने इसको इसी तरह से अपने नोट्स में भी लिखना है और इसी तरह से फिर पेपर में भी लिखकर आना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3.5, कहता है कि इज द मोशन ऑफ ए सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट यूनिफॉर्म और एक्सेलरेटेड, कि जो सैटेलाइट का मोशन है अपने ऑर्बिट में वो यूनिफॉर्म है या फिर एक्सेलरेटेड है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बार बार लेक्चर्स में मैं आपको ये चीज समझा चुका हूं। देखें यहां पर अगर ये अर्थ प्रेजेंट है, लेट से ये क्या है? अर्थ, और यहां पर ये सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड अपने ऑर्बिट में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। इसको थोड़ा अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए अर्थ को मैंने थोड़ा छोटा ड्रा किया है। अब यहां पर ये क्या है? सैटेलाइट। सैटेलाइट मान लीजिए ये सेंटर पॉइंट है सर्कल का, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितना है? रेडियस। कहते हैं कि अब ये जो सैटेलाइट इस तरफ मूव कर रहा है इस तरह से इस ऑर्बिट में, जो ऑर्बिट में इसका मोशन है ये यूनिफॉर्म है या फिर एक्सेलरेटेड है, इस चीज के बारे में हमने बताना है। अब देखें यहां पर जो वेलोसिटी है, ऑब्वियसली जब ये मूव कर रहा है तो इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है? इधर है। इस पॉइंट पर लेट से सैटेलाइट पहुंचा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी? इधर। इस पॉइंट पर पहुंचा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर। अब ये ऐसे क्यों होती है? टेंजेंट टू द सर्कल। इसका रीजन मैं आपको लेक्चर्स में अच्छे तरीके से बता चुका हूं। तो यहां पर क्या होगी? डायरेक्शन इधर होगी, यहां पर क्या होगी? इधर होगी, यहां पर क्या होगी? इधर होगी। अब यहां पर जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। लेकिन जो वेलोसिटी है वो तो वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी दो चीजें हैं, स्पीड भी है और दूसरी चीज क्या है? डायरेक्शन। क्योंकि वेक्टर की दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम कहते हैं स्पीड और दूसरी चीज क्या है? डायरेक्शन। स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? वो कांस्टेंट नहीं रहेगी बल्कि चेंज होगी। डायरेक्शन क्या रहेगी? चेंज होगी।
तो यहां पर फिर फाइनली वेलोसिटी के बारे में हम क्या कंक्लूड करेंगे, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही है या चेंज हो रही है। देखिए एक भी चीज अगर चेंज होगी डायरेक्शन या स्पीड में से तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जब वेलोसिटी चेंज होती है तो हम क्या कहते हैं कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। जब भी वेलोसिटी चेंज होगी तो वहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो बताइए फिर कि इस सैटेलाइट का जो मोशन है अपने ऑर्बिट में वो एक्सेलरेटेड होगा या नहीं। भाई एक्सेलरेटेड होगा क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहां पर हमने यही बात लिख दी है, द मोशन ऑफ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट इज एक्सेलरेटेड, कि सैटेलाइट का जो मोशन है ऑर्बिट में वो क्या है, एक्सेलरेटेड। और नीचे रीजन की हेडिंग देकर वही सारी कहानी लिख दी है जो अभी मैंने आपको समझाई है कि सैटेलाइट जो है वो नियरली कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है, यानी स्पीड क्या है वो कांस्टेंट रहती है इन सर्कुलर ऑर्बिट, क्योंकि जो स्पीड है ये एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सर्कुलर ऑर्बिट में क्या रहते हैं, कांस्टेंट। However, its direction of velocity keeps changing continuously, और जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है ये चेंज करती है बार बार, हर पॉइंट पर चेंज करती है। क्यों चेंज करती है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। देखिए यहां पर मैंने आपको क्या बताया था, लेट्स से यहां पर ये अर्थ है और यहां पर ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं सैटेलाइट। अब जो फोर्स इसको सर्कुलर पाथ में घुमा रही है वो कौन सी फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहां पर अगर अर्थ है तो फिर हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड की, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ने। जब सेंट्रीपिटल फोर्स इसको सर्कल में घुमा रही है यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन को बार बार चेंज कर रही है, तो इसका मतलब है कि सेंट्रीपिटल फोर्स को जब ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ने प्रोवाइड किया है तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ही इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो यहां पर हमने ये बात लिखी, however its direction of velocity keeps changing continuously due to gravitational pull of the earth. The change in direction mean the motion is accelerated. जब डायरेक्शन में चेंज आया तो इसका मतलब है वेलोसिटी चेंज हो रही है। जब वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका क्या मतलब है कि मोशन एक्सेलरेटेड है, और इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ऑर्बिट, इधर होगी। इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ ऑर्बिट होगी। सेंटर ऑफ ऑर्बिट कहां पर लाई करता है, यहां पर लाई करता है। और इसी एक्सेलरेशन को हम एक और नाम भी देते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि बार बार लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं। अक्सर स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर हमें क्वेश्चंस के आंसर जो है वो भूल जाते हैं। तो भाई आपने क्वेश्चन के आंसर को रट्टा नहीं लगाना बल्कि कंसेप्ट को समझें। जब आपको कंसेप्ट सही तरीके से समझ आ जाएगा तो इसको तो हमने जनरल इंग्लिश में लिखा है, इसमें क्या लिखा है, कंसेप्ट क्या था कि जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो बार बार चेंज हो रही है। स्पीड तो कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो चेंज इन डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। ऑब्वियसली वेलोसिटी जब वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी। अगर मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा तब भी हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर डायरेक्शन में चेंज आएगा तब भी कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो जब भी वेलोसिटी चेंज होगी तो वहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी तो मोशन क्या होगा, एक्सेलरेटेड होगा। बस इतनी सी रॉकेट साइंस थी, इसी को हमने इंग्लिश में लिख दिया है बहुत आसान तरीके से। तो इस तरह से अगर आप कंसेप्ट को जहन में रखते हुए इसको पढ़ेंगे तो फिर ये बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3.6। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, व्हाट आर एडवांटेजेस दैट रेडियन हैज बीन प्रेफर्ड एज एसआई यूनिट टू डिग्री। कहते हैं कि रेडियन को क्यों एसआई यूनिट माना जाता है, डिग्री को क्यों नहीं माना जाता, इसके क्या एडवांटेजेस हैं। पहली बात तो आपको मालूम होनी चाहिए कि रेडियन है क्या चीज, क्योंकि सबसे पहले रेडियन समझ होना चाहिए। ये ऑलरेडी मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन यहां पर भी इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए अगर मैं कहूं कि ये एक सर्कल है, बल्कि सर्कल की बजाय कंसिडर कर लीजिए एक केक है, आपकी बर्थडे और ये एक केक है जो कि काटना है। अब यहां पर ये इसका सेंटर पॉइंट है, ऑब्वियसली यहीं पर सेंटर बनेगा। अब अपने केक को कट करना है तो किस तरह से करेंगे, देखिए सबसे पहले यहां से कट करेंगे मान लीजिए। अब ये क्या है, एक्चुअली रेडियस आर है इस सर्कल का। अब यहां पर अगर मैं कहता हूं कि इस आर के बराबर ही लेंथ लेकर यहां पर मार्क करो, आप क्या करेंगे, कोई भी एक धागा लेंगे, एक स्ट्रिंग लेंगे, यहां से यहां तक उसको मेजर करके फिर इतना ही आप यहां से यहां तक इस गोलाई में मेजर करेंगे। मान लीजिए वो यहां तक आ जाता है, फिर यहां से भी एक लाइन ड्रा कर दीजिए, यहां से भी क्या कर दीजिए, एक लाइन ड्रा कर दीजिए या काट दीजिए केक को, तो ये एक छोटा सा पीस बाहर आ जाएगा। अब यहां पर भी क्या हमने लिया है, आर की इक्वल लिया है ये चीज। अब यहां पर जो एंगल बनेगा एट दिस पॉइंट, यहां पर जो एंगल बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, 1 रेडियन। क्या कहेंगे, 1 रेडियन। तो फिर 1 रेडियन की डेफिनेशन कैसे निकली, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय 2 रेडियाई ऑफ द सर्कल व्हेन द आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। कि रेडियन एक ऐसा एंगल है
जो दो रेडियाई, यानी रेडियाई रेडियस का प्लूरल है कि दो रेडियाई के दरमियान बनता है कब, जब आर्क लेंथ कितनी हो, रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल हो। यानी यहां पर ये जो आर है इतना ही आर लेकर एक और लाइन लगा दीजिए, तो इन दो आर के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसको हम क्या कहते हैं, 1 रेडियन। क्या कहेंगे, 1 रेडियन। अब यहां पर जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर मैं कहता हूं कि यहां पर 1 रेडियन बनता है तो यहां पर कितना बनेगा। अगर मैं फिर केक को यहां से भी काटता हूं तो मैं पूछता हूं आपसे कि यहां पर कितना एंगल बनेगा, यहां पर कितना बनेगा, इस और इस लाइन के दरमियान कितना एंगल बनेगा। है तो ये भी रेडियस ही। इस और इस लाइन के दरमियान जो एंगल बनेगा मान लीजिए वो थीटा है, मैं उसको क्या कह देता हूं, थीटा। अब यहां पर आर था तो ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है, ये वाली लेंथ कितनी है, ऑब्वियसली आपको नहीं पता कितनी है, तो इसको अगर मैं एस कह दूं, क्या कह दूं, एस कह दूं। अब अपने मैथमेटिक्स में एक रूल पड़ा हुआ है कि जो आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ क्या होती है, सर्कल का कोई भी छोटा सा पार्ट ले लीजिए, दिस इज आर्क लेंथ। मैंने यहां से यहां तक लिया, दिस इज आर्क लेंथ। यहां से यहां तक लिया, दिस इज आर्क लेंथ। यानी सर्कल की बाउंड्री में से कोई भी छोटा सा पार्ट ले लीजिए, वो क्या बन जाएगा, आर्क लेंथ, आर्क ऑफ दी सर्कल। तो यहां पर अगर मैं आर्क लेंथ्स की आपस में रेशो लूं तो मैथमेटिक्स ये कहती है कि वहां पर जो उन आर्क लेंथ्स की वजह से सेंटर ऑफ द सर्कल पर जो एंगल सबटेंड हुए हैं उनकी रेशो बराबर होगी। किस तरह से, अगर मैं एस अवर आर लिखूं, क्या लिखूं, एस अवर आर, यानी इस लेंथ और इस लेंथ की आपस में रेशो लूं तो मैथमेटिक्स ये कहती है कि ये किसके इक्वल होगा, इस एंगल और इस एंगल की रेशो के बराबर, यानी थीटा अवर 1 रेडियन के इक्वल होगा। एस अवर आर किसी इक्वल होगा, थीटा अवर 1 रेडियन। यानी इन आर्क लेंथ्स की रेशो और इन एंगल्स की रेशो आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहीं से फिर हम निकालते थे एस इज इक्वल टू आर थीटा। लेकिन ये कब होल्ड करेगा, व्हेन थीटा इज इन रेडियन, व्हेन थीटा इज इन रेडियन, जब थीटा किस में होगा, रेडियन में होगा। क्योंकि देखिए यहां पर हमने 1 रेडियन लिया है ना, तो ये वाला जो रिलेशन है ये फिर कब होल्ड करेगा, जब ये वाला थीटा किस में होगा, रेडियन में होगा। तो पता ये चला कि अगर थीटा रेडियन में ना हुआ तो ये वाला रिलेशन होल्ड नहीं करेगा। अब प्यारे बच्चों यहीं से हमने एक और रिलेशन निकाला था, ये क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन है। इसको हमने कहा था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसको कहा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। सारी डिटेल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, यहां पर जस्ट इस क्वेश्चन का आंसर करना है, इसी में आपको ये सारी बातें समझा रहा हूं। अब यहीं से हमने एक और रिलेशन निकाला था, और वो क्या था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। क्या निकाला था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। जब ये रिलेशन उस वक्त होल्ड करेगा थीटा रेडियन में होगा, तो इसका मतलब है कि इस रिलेशन पर भी ये कैद है कि ये भी उसी वक्त होल्ड करेगा जब थीटा किस में होगा, रेडियन में होगा। अब इस रिलेशन से हमने एक और रिलेशन निकाला था जो कि a इज इक्वल टू आर अल्फा था। अब जब ये वाला रिलेशन तब होल्ड करेगा जब थीटा रेडियन में होगा, तो ये भी तो तभी होल्ड करेगा ना जब थीटा रेडियन में होगा। ऐसी बात है बिल्कुल। अब इसका यूनिट था रेडियन, इसका यूनिट क्या था, रेडियन पर सेकंड, ऐसा यूनिट। इसका यूनिट क्या था, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह ही हमने यूनिट्स पढ़े थे। तो पता ये चला कि ये तीनों जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जो कि सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन के चैप्टर के मेन फार्मूलाए हैं, ये उस वक्त होल्ड करेंगे जब थीटा रेडियन में होगा। अगर थीटा रेडियन में नहीं होगा तो ये वाले जो फंडामेंटल फार्मूलाए हैं इस चैप्टर के, ये होल्ड ही नहीं करेंगे। इसी वजह से हमने इनके ऐसा यूनिट्स ये वाले लिखे हैं। तो जब ये फंडामेंटल फार्मूलाए होल्ड ही उस वक्त करेंगे जब थीटा रेडियन में होगा। अगर डिग्री में होगा थीटा, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो एक हमें फालतू काम करना पड़ेगा ना, यानी डिग्री से रेडियन में लेकर आने के लिए। तो बेहतर ये नहीं है कि हम पहले ही इसको रेडियन में ले लें ताकि हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट ही ना करना पड़े। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि जो रेडियन है ये SI यूनिट है, किसका, इस थीटा का। ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम रेडियन प्रेफर करते हैं डिग्री की बजाय। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यहां पर अब हमने यही वाला आंसर उठाकर लिख दिया है। सबसे पहले आपने ये वाली लाइन लिखनी है, द रेडियन इज प्रेफर्ड एज अ यूनिट फॉर एंगल मेजरमेंट ड्यू टू 2 प्राइमरी एडवांटेजेस। वैसे तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन ये जो 2 एडवांटेज हैं ये प्राइमरी एडवांटेज हैं इसके, जो बेसिक और मेन एडवांटेज हैं। तो सबसे पहला क्या है, इट इज अ नेचुरल यूनिट। भाई है तो ये नेचुरल यूनिट ही, जैसे अभी मैंने आपको बताया है। इसकी डेफिनेशन क्या है, रेडियन इज डिफाइंड एज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस। यानी रेडियन कौन सा एंगल है, ये वो एंगल है
जो कि एक आर्क क्या करती है, सबटेंड करती है, यानी एक आर्क सबटेंड करती है जिसकी लेंथ आर के इक्वल है, रेडियस की इक्वल है। यहां पर ये एंगल कितना है, 1 रेडियन। तो यही हमने डेफिनेशन पढ़ी थी अभी, इसी को यहां पर लिख दिया। रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ऑब्वियसली सेंटर ऑफ द सर्कल पर ही ये एंगल बना है। बाय एन आर्क, कौन सी आर्क ने बनाया है, इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस, जो कि आर के इक्वल है, जिसकी लेंथ इस आर के इक्वल है। तो बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। हेंस इट इज अ प्योर डायमेंशनलेस रेशो। देखिए जब हमने पढ़ा है थीटा इज इक्वल टू एस अवर आर, एस का यूनिट क्या है, मीटर, आर का यूनिट क्या है, मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये तो डायमेंशनलेस हो जाएगा। तो यही बात हमने की है, क्योंकि ये प्योर डायमेंशनलेस रेशो है। आर्क लेंथ ओवर रेडियस, एस क्या है, एक्चुअली आर्क लेंथ है और रेडियस आर है। आर्क लेंथ ओवर रेडियस, ये क्योंकि एक प्योर डायमेंशनलेस रेशियो है, इसी वजह से हम कहते हैं कि ये फंडामेंटल यूनिट है डिग्री की बनस्पत, विच मेक्स इट मोर फंडामेंटल देन डिग्री। अब दूसरा एडवांटेज क्या है, इट सिंप्लीफाइज फिजिक्स फार्मूला। अब फिजिक्स के जो फार्मूला हैं उनको सिंप्लीफाई कर देते हैं, जैसे एस इक्वल टू आर थीटा, वी इक्वल टू आर ओमेगा, ए इक्वल टू आर अल्फा। ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं कि किस तरह से ये रिलेशन जो है वो उसी वक्त होल्ड करता है जब थीटा आपके पास रेडियंस में होगा। जब थीटा रेडियन में नहीं होगा तो ये वाले जो रिलेशन है ये होल्ड नहीं कर सकते। यही वजह है कि हम रेडियन को प्रेफर करते हैं डिग्री पर, क्योंकि जो फंडामेंटल रिलेशंस हैं एस इक्वल टू आर थीटा, वी इक्वल टू आर ओमेगा, ए इक्वल टू आर अल्फा, ये उसी वक्त होल्ड करते हैं व्हेन द एंगल इज इन रेडियन, जब एंगल रेडियन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3.7। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन फॉर वन रेवोल्यूशन, एक्सप्लेन। कहता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 1 रेवोल्यूशन के लिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी। यहां पर हम एक सर्कुलर पाथ ड्रा कर लेते हैं ताकि 1 रेवोल्यूशन को समझा जा सके। देखिए ये एक सर्कल है। अब यहां पर लेट से एक पार्टिकल है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब 1 रेवोल्यूशन का क्या मतलब है, ये पार्टिकल यहीं से मूव करना स्टार्ट करेगा, इस पाथ को फॉलो करते हुए वापस इसी पॉइंट पर आएगा, तो हम क्या कहेंगे, इट इज 1 रेवोल्यूशन। यानी अगर यहां से इसने मूव करना स्टार्ट किया है और इस पाथ को फॉलो करते हुए यहीं पर आकर इसने स्टॉप किया है, तो इट वुड बी 1 रेवोल्यूशन। हम ये कहेंगे कि इस पार्टिकल ने 1 रेवोल्यूशन कवर की है। तो यहां पर अब हमने बताना क्या है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यहां पे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन क्या होंगी। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या होता है, जब मैंने आपको एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पढ़ाई थी वहां पर एवरेज लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन भी आपको बताया था। देखिए जो एवरेज लीनियर वेलोसिटी उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वी एवरेज वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा डी वेक्टर अवर डेल्टा टी। देखिए वो कह रहा था एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी यही वाली होती है, यानी ये पार्टिकल इस पाथ पर मूव कर रहा है और 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन में इसकी जो एवरेज वेलोसिटी वो कितनी होगी। देखिए इसका रिलेशन क्या है, डेल्टा डी वेक्टर ओवर डेल्टा टी। तो यहां पर सर्कुलर पाथ में डेल्टा डी यानी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। अब यहां पर हमने डिस्प्लेसमेंट देखनी है। देखिए इस पॉइंट से इसने मूव करना स्टार्ट किया, वापस इसी पॉइंट पर आके इसने स्टॉप किया। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो यहां पर मैं आपको थोड़ी समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स से अगर ये वाला पाथ है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये क्या है, डिस्टेंस है। अगर इससे फॉलो करेंगे तो ये डिस्टेंस है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां पर हम ये नहीं कंसीडर कर रहे, बल्कि हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है। यहां पर हमने देखना है कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है, जब उसी पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करेगा और उसी पॉइंट पर मूव करना स्टॉप करेगा, यानी यहां पर 1 रेवोल्यूशन हुई है, सर्कल के अलांग इसने मूव किया है, सर्कुलर पाथ में मूव किया है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया है। तो यानी स्टार्टिंग पॉइंट भी यही था और एंडिंग पॉइंट भी यही था। तो दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो तो फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक ही जगह पर लाइक कर रहे हैं। इट्स मीन जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो 0 के इक्वल हो जाएगी। तो जब यहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी तो हम कहेंगे कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या है, दैट इज 0। एवरेज वेलोसिटी इज 0।
तो यहां से आपको बात समझ आ गई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है। जब पार्टिकल 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ में, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। अब देखें, अगर 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट ना करता, लेट्स से यहां तक अगर आप देखेंगे, फिर तो कुछ ना कुछ आएगा डेल्टा डी, लेकिन क्योंकि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात होगी फॉर 1 रेवोल्यूशन, तो 1 रेवोल्यूशन में याद रखें जो वी एवरेज की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। अब नेक्स्ट चीज कहता है कि एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन को हम किस तरह से लिखते हैं, ए एवरेज यानी एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी वेक्टर ओवर डेल्टा टी, यही रिलेशन होता है इसका। देखिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है और वेलोसिटी की डायरेक्शन भी होती है। यहां पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में हमें इतनी बात तो मालूम है कि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, ये तो बात हो गई कि मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन बात यह कि क्या डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो जी हाँ डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। इस पॉइंट पर डायरेक्शन किधर थी, इधर, टेंजेंट टू दी सर्कल होगी। सिमिलरली इस पॉइंट पर भी डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पर डायरेक्शन ये होगी, यानी हर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इस पॉइंट पर भी डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंट टू दी सर्कल, इस पॉइंट पर भी क्या होगी, टेंजेंट टू दी सर्कल, यानी हर पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंज हो रही है। जब डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसका क्या मतलब है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। लेकिन हम क्या फाइंड कर रहे हैं, फॉर 1 रेवोल्यूशन, यहां से स्टार्ट किया, यहीं पर आकर एंड किया है, तो इस पॉइंट पर जब एंड किया तो अगेन वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। इट्स मीन कि अगर इसी पॉइंट से स्टार्ट करेगा और इसी पॉइंट पर स्टॉप करेगा, यानी 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो वेलोसिटी वेक्टर जो पहले था वही बाद में होगा, यानी वी एफ वेक्टर और वी आई वेक्टर आपस में इक्वल हो जाएंगे। मैग्नीट्यूड तो वैसे सेम है, जब उसी पॉइंट पर वापस आएगा तो डायरेक्शन भी सेम हो जाएगी। इन शॉर्ट कि वेलोसिटी वेक्टर क्या हो गया, ये सेम है पहले भी और बाद में भी, तो वी एफ माइनस वी आई क्या हो जाएगा, ये जीरो के इक्वल हो जाएगा, यानी डेल्टा वी वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब ये डेल्टा वी जीरो के इक्वल हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि जो एवरेज एक्सेलरेशन है ये क्या है, जीरो है। तो यहां पर फिर क्या मालूम हुआ कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एवरेज वेलोसिटी है 1 रेवोल्यूशन के लिए वो भी जीरो होगी, और जो एवरेज एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फॉर 1 रेवोल्यूशन वो भी जीरो होगी। यहां पर अब हमने यही वाला आंसर उठा के लिख दिया है कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, वो भी जीरो होगी और एवरेज एक्सेलरेशन भी जीरो होगी, जैसे अभी मैंने आपको यहां पर करके बताया है। देन आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगानी है, उसमें एवरेज वेलोसिटी की हेडिंग लगानी है, एवरेज एक्सेलरेशन की हेडिंग लगानी है। तो सबसे पहले यहां पर आपने एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करना है, तो किस तरह से करेंगे, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज वी एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा डी और डेल्टा टी, जिस तरह भी मैंने आपको बताया था। आफ्टर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन डेल्टा डी इज इक्वल टू जीरो, जैसे यहां से मैंने आपको प्रॉपर्ली एक सर्कल ड्रा करके समझाया था कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होगी, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक ही जगह पर लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होगी। एंड हेंस जब यहां से डेल्टा डी जीरो हो जाएगा तो वी एवरेज क्या हो जाएगी, जीरो। इट्स मीन एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फॉर 1 रेवोल्यूशन। याद रखें जस्ट 1 रेवोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं, अगर रेवोल्यूशन कोई और होगी यानी दरमियान में होगी 1.5 होगी, 0.5 होगी, तो फिर और केस बन जाएगा। लेकिन जब 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन होगी तो उस केस में क्या होगा कि वी एवरेज जीरो हो जाएगी। देन एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन को भी इसी तरह से आपने पहले डिफाइन करना है, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी और डेल्टा टी आफ्टर 1 रेवोल्यूशन। देखें 1 रेवोल्यूशन के बाद यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो पहले वेलोसिटी वेक्टर आ रहा था बाद में दोबारा से वही वेलोसिटी वेक्टर आ रहा था, जिसकी वजह से जो वी एफ माइनस वी आई यानी चेंज इन वेलोसिटी वो जीरो हो जाता है, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब डेल्टा वी जीरो के इक्वल है तो यहां से एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3.8। तो क्वेश्चन नंबर 3.8 क्या है, इन अ रेन स्टॉर्म विद स्ट्रांग विंड व्हाट डिटरमिन्स द बेस्ट पोजीशन टू होल्ड एन अम्ब्रेला। तो यहां पर आपने क्या बताना है कि बारिश हो रही है और साथ हवा भी है, बहुत जबरदस्त एक सीन बना हुआ है, आपने छतरी उठाई हुई है, और अब आप छतरी किस तरह से उठाएंगे, आपको पता है कि छतरी किस तरह से उठानी है, अम्ब्रेला मैंने किस तरह से उठानी है। अगर बारिश इस तरफ से आ रही है तो क्या आप छतरी इस तरफ लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, आप छतरी को इसी तरफ लगाएंगे, यानी ताकि बारिश आप पर ना पड़े। तो आपको किसने बताया कि आपने छतरी इस तरफ लगानी है, आपने कोई ना कोई सेंस तो वहां पर यूज किया होगा ना। इस क्वेश्चन में यही पूछता है कि आपने कौन सी फिजिक्स यूज की है कि जब आपने अम्ब्रेला को उठाया है तो कैसे उठाया है। देखिए बारिश हो रही है, मान लीजिए जो बारिश है वो इस तरह से हो रही है, बारिश कुछ इस तरह से हो रही है, देखिए इस तरह से
बारिश किधर हो रही है, इस तरह से हो रही है। लेकिन जब हवा भी होती है तो बारिश थोड़ी टेढ़ी होती है, टिल्टेड बारिश होती है, इसी तरह से होता है। जो हवा है वो इस तरह से है, मान लीजिए हवा इस तरह से आ रही है। अब जो बारिश के कतरे हैं उनको ग्रेविटी ऑब्वियसली नीचे की तरफ लेकर आएगी। बारिश ऊपर तो नहीं ना जाती, नीचे आती है ड्यू टू ग्रेविटी। अब बारिश नीचे आएगी, इधर से हवा भी है, उसने बारिश के पाथ को इस तरह से कर दिया। यहां पर आप खड़े हुए हैं तो आप क्या करेंगे, छतरी की डायरेक्शन को इधर रखेंगे। भाई इधर रखना तो बेवकूफ़ी है कि छतरी बची हुई है और आप पर जनाब बारिश पड़ रही है जोर जोर से, ये तो कोई जो है वो अक्लमंदी नहीं होगी। तो फिर आपको किस तरह से छतरी की डायरेक्शन रखनी पड़ेगी, अम्ब्रेला की डायरेक्शन आप किस तरह से रखेंगे। आप ऑब्वियसली अम्ब्रेला की डायरेक्शन इस तरफ रखेंगे, यानी इस तरफ आप कुछ अम्ब्रेला रखेंगे ताकि आपके ऊपर बारिश न पड़े, यानी बारिश अम्ब्रेला पर पड़े, बारिश जो है वो आप पर न पड़े बल्कि यहीं से बाहर गिर जाए। तो यहां पर आपको किसने बताया है कि अम्ब्रेला की डायरेक्शन को इस तरफ रखो। हाँ, यहां पर कोई ना कोई फिजिक्स तो है कि जिसने आपको यह बताया है कि अम्ब्रेला की डायरेक्शन को इस तरफ रखोगे तो बारिश आप पर नहीं पड़ेगी। इस क्वेश्चन में हमने यही आंसर करना है कि आपको ये किसने बताया है कि अम्ब्रेला की डायरेक्शन को इस तरफ रखो। देखें, अब जब बारिश, मान लीजिए ये क्लाउड है, ये क्या है, क्लाउड है, ये क्लाउड है, इस तरह से बारिश नीचे आ रही है। बारिश क्या करना चाहती है, नीचे आना चाहती है ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी उसको भी पुल कर रही है अपनी तरफ, तो क्या होगा कि बारिश नीचे आएगी। यानी ग्रेविटी की डायरेक्शन तो इस तरफ है, वो इसको सीधा नीचे लेकर आना चाहेगी। लेकिन साथ में क्या होगी, विंड भी है जो इस तरफ से चल रही है, जो इस बारिश के कदमों को इधर धकेलेगी। अब क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से वो नीचे भी आ रहे हैं और विंड उनको इधर इधर भी कर रही है, यानी फिर इस तरह का पाथ फॉलो कर रहे हैं। तो विंड क्या कर रही है, इधर की तरफ ला रही है, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट ड्यू टू ग्रेविटी वो इधर होगा, ड्यू टू विंड वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर होगा। तो बाय हेड टू टेल रूल, अब जरा इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो इसको जरा ऐड कीजिए, किस तरह से होगा। ऑब्वियसली रिजल्टेंट वेक्टर की टेल जो है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ आएगी और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड लास्ट वेक्टर के हेड के साथ आएगा, हेड टू टेल रूल के मुताबिक जो आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। तो कुछ यहां पर आएगा, देखिए। अब इसका मतलब है कि बारिश की डायरेक्शन इस तरफ है। अब आपको समझ आएगा कि वेक्टर्स की इंपॉर्टेंस क्या है। जो ग्रेविटी है वो इस तरफ एक्ट कर रही थी, विंड इस तरफ लेकर आ रही है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो आपको बता रहा है कि बारिश की डायरेक्शन किधर है। बारिश की डायरेक्शन इधर है, बारिश टिल्टेड है। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन है, इसी ने आपको बताया है ना कि आपने अम्ब्रेला की डायरेक्शन किधर रखनी है। इसका मतलब है रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, आप रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन से अपोजिट यानी कुछ इस तरफ अम्ब्रेला रखेंगे, इस तरफ अम्ब्रेला रखेंगे, तो आप बारिश से बच जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो रेन स्टॉर्म विद स्ट्रांग विंड के केस में व्हाट डिटरमिन द पोजीशन टू होल्ड एन अम्ब्रेला, दिस डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर डिटरमिन्स द पोजीशन टू होल्ड एन अम्ब्रेला। यहां पर अब हमने आंसर में यही बात लिख दी है, द बेस्ट पोजीशन इज डिटरमिन्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया है कि रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, उससे हम डिसाइड करेंगे कि बेस्ट पोजीशन कौन सी है अम्ब्रेला को होल्ड करने के लिए। तो एक लाइन में हमने डायरेक्ट आंसर कर दिया। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में वही बात लिखनी है जो कि यहां पर मैंने आपको बताई थी। रेन ड्रॉप्स पोजेसेस टू कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि रेन इस तरह से आ रही थी, इसमें ग्रेविटी का कंपोनेंट भी शामिल है और दूसरा विंड का कंपोनेंट, क्योंकि ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड जो है वो पुल कर रही है और विंड इसको इस तरफ धकेल रही है। इसकी वजह से ये रिजल्टेंट वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर कुछ इस तरह से है। अब इसके दो कंपोनेंट्स हैं। रेन ड्रॉप पोजेसेस टू कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। ये जो रेन ड्रॉपलेट से ये एक रेन ड्रॉप है, ये यहां से यहां तक आया है। अब इसके पास दो कंपोनेंट्स हैं वेलोसिटी के, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और एक वर्टिकल कंपोनेंट है। वर्टिकल कंपोनेंट काज्ड बाय ग्रेविटी, वर्टिकल कंपोनेंट को कौन काज कर रहा है, ग्रेविटी, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज काज्ड बाय विंड। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहां से आया है, विंड की वजह से आया है। अब जब ये दोनों कंपोनेंट्स कंबाइन होते हैं तो रेन का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर है रेन ड्रॉप का, वो कुछ इस तरह बन रहा है, यानी टिल्टेड है। तो हमने ये बात लिखी है, दिस कंबाइन टू फॉर्म ए रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर, यानी ये दोनों कंबाइन होकर, ये वाला और ये वाला कंबाइन होकर एक रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर बना रहे हैं, जो क्या है, दैट इज इंक्लाइंड टू द वर्टिकल, जो कि इस वर्टिकल के साथ इस तरह से इंक्लाइंड है। अब रेन ड्रॉप किस तरफ मूव कर रहा है, रेन ड्रॉप इस तरफ तो नहीं मूव कर रहा, बल्कि रेन ड्रॉप इस तरफ मूव कर रहा है। इसी वजह से हमने लिखा है कि द रेन ड्रॉप एक्चुअली मूव्स अलोंग दिस रिजल्टेंट पाथ। रेन ड्रॉप इस पाथ के अलोंग मूव करेगा। देयरफॉर टू शील्ड वनसेल्फ इफेक्टिवली, इसलिए अगर कोई बारिश से बचना चाहता है, यानी उसने अम्ब्रेला की डायरेक्शन को इस तरह से होल्ड करना है, टिल्टेड, यानी अम्ब्रेला को टिल्टेड रखना है।
जब रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ ड्रॉप इस तरफ है तो पर्सन को अम्ब्रेला किस तरह से होल्ड करनी पड़ेगी, अपोजिट टू दिस, यानी इस तरह से अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा, इस तरह से वो अम्ब्रेला को होल्ड करेगा। लेट्स से ये अम्ब्रेला है तो इस तरह से अम्ब्रेला को होल्ड करेगा। यही बात हमने लिखी है, दी अम्ब्रेला मस्ट बी टिल्टेड। पहली तो बात है अम्ब्रेला इस तरह टिल्टेड रखनी है इन दी डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में, अपोजिट टू दैट ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो यहां तक इस क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट होता है। ये डायग्राम जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए रफ में ड्रा करवाई है, बाकी ये वाला सारा आंसर है। आपने इसी तरह आंसर और एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगाकर इस आंसर को लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3.9। तो क्वेश्चन नंबर 3.9 की स्टेटमेंट क्या है, ए बॉल इज जस्ट सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग विदाउट ब्रेकिंग। कहते हैं कि एक बॉल है जिसको एक स्ट्रिंग से सपोर्ट प्रोवाइड की हुई है और इस स्ट्रिंग में यही कुछ ताकत है कि अगर इस बॉल का जरा सा भी वेट और बढ़ जाए तो ये स्ट्रिंग टूट जाएगी। यानी इस स्ट्रिंग में यही कुछ जो है वो स्ट्रेंथ है कि ये जस्ट इस वेट को हैंडल कर सकती है, इससे ज्यादा इस स्ट्रिंग में स्ट्रेंथ नहीं है। कहते हैं कि जब इसको हम इस तरह से वर्टिकल सर्कल में विरल कर देंगे, इस तरह से जब वर्टिकल सर्कल में विरल कर देंगे तो ये स्ट्रिंग क्या कर जाएगी, टूट जाएगी। तो ऑब्वियसली बिल्कुल टूट जाएगी क्योंकि स्ट्रिंग में सिर्फ यही कुछ स्ट्रेंथ है कि वो वेट को हैंडल कर सकती है। तो फिर जब वर्टिकल सर्कल में हम उसको घुमाएंगे तो वो टूट जाएगी। अब यहां पर पूछता यह है कि एक्सप्लेन व्हाई, ऐसा क्यों होगा। तो यहां पर देखें, हम थोड़ा सा इमेजिन करते हैं, ये वाला एक सर्कल है, मान लीजिए इस तरह का क्या है, ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब जो बॉल है वो कुछ यहां पर स्ट्रिंग के साथ हमने क्या करके रखी हुई है, अटैच करके रखी हुई है। ये वाली क्या है, ये स्ट्रिंग है। अब ऑब्वियसली बॉल का जो वेट है वो क्या है, W इज इक्वल टू mg। और इस स्ट्रिंग में ऑब्वियसली टेंशन भी तो है क्योंकि देखें स्ट्रिंग इसको ऊपर की तरफ खींच रही है, जिस फोर्स के साथ स्ट्रिंग इसको खींच रही है दैट इज द टेंशन। तो ये टेंशन फोर्स है इस स्ट्रिंग में। अब देखें, कहता है कि स्ट्रिंग की स्ट्रेंथ यही कुछ है कि वो जस्ट इस वेट को हैंडल कर सकती है, यानी टेंशन T इज इक्वल टू mg। स्ट्रिंग में यही कुछ स्ट्रेंथ है कि वो इतनी ही टेंशन प्रोवाइड कर सकती है जितना कि वेट है, इससे ज्यादा टेंशन स्ट्रिंग नहीं प्रोवाइड कर सकती। अगर इससे ज्यादा टेंशन यहां पर आएगी तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। लेकिन कहते हैं कि अगर इसको हम वर्टिकल सर्कल में विरल करवा दें, अब वर्टिकल सर्कल में विरल करवाने के लिए जरूरी है कि इसको यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की जाए। क्या प्रोवाइड की जाए, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की जाए। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, ऑब्वियसली इस पर जो भी फोर्स एक्ट कर रही है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। इस बॉल को सर्कल में घुमाना है तो आपने देखना है कि बॉल पर कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनका जब आप सम करेंगे तो आपको मिल जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑब्वियसली इसी तरह करते थे हम चैप्टर में भी, चैप्टर में बार बार हमने इस चीज के बारे में डिस्कस किया है। अब यहां पर देखें जो टोटल फोर्स इस बॉल पर एक्ट कर रही है वो कितनी है, टेंशन है और वेट है। तो T प्लस, अब वेट क्या है, टेंशन से अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस mg। याद रखें जब भी फोर्सेस को ऐड करते हैं, वेट भी क्या है, इसका यूनिट न्यूटन है, टेंशन का यूनिट भी न्यूटन है, बोथ आर दी फोर्सेस। जब ये दोनों फोर्सेस हैं तो इनको ऐड करेंगे, इनकी डायरेक्शन को लाजमी देखना है। एक को आपने लिख दिया, जब दूसरी अंदर ऐड करेंगे तो अगर देखना है उसकी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है तो फिर आपने प्लस करना है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे, माइनस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, Fc इज इक्वल टू T माइनस mg हो जाएगा। अब Fc हमें कहां से मिलती है, mv स्क्वायर अवर r, जनरली हम इसी से फाइंड करते हैं। ऑब्वियसली यही वो फोर्स है जो इसको सर्कल में घुमाएगी। वो यही कह रहा था कि इफ इट इज विरल्ड इन अ सर्कल, इसको अगर सर्कल में घुमाया जाए तो फिर अब यहां पर इज इक्वल टू T माइनस mg। तो इसी तरह से यहां से टेंशन T निकाल लीजिए, T इज इक्वल टू mv स्क्वायर अवर r। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस mg। देखिए mg यहां पर माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस mg हो जाएगा। उस साइड को मैंने इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, बस साइड्स चेंज की है। अब यहां पर देखिए ये वाली जो टेंशन है इसमें mg के साथ एक और चीज भी है, mv स्क्वायर ओवर r। स्ट्रिंग में स्ट्रेंथ यही कुछ है कि वो जस्ट ये प्रोवाइड कर सकती है, इतनी टेंशन mg। लेकिन यहां पर इसमें एक और फैक्टर भी आ गया है, जब स्ट्रिंग में इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो ये वाली फोर्स भी प्रोवाइड करे तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी। यहां पर अब हमने डायरेक्टली यही आंसर लिख दिया क्योंकि पूछ रहा था एक्सप्लेन व्हाई, क्यों ब्रेक होती है। क्यों ब्रेक होती है, बिकॉज जो टेंशन है स्ट्रिंग में वो मैक्सिमम हो जाती है लोएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल पर, जिस तरह मैंने आपको यहां पर निकाल के दिखाई थी अभी
कि मैक्सिमम हो जाती है वर्टिकल सर्कल में लोएस्ट पॉइंट पर। जब सर्कल में इस तरह उसको विरल करेंगे तो वहां पर सेंटीमीटर फोर्स का फैक्टर भी आ जाएगा, तो इतनी ज्यादा टेंशन स्ट्रिंग जब नहीं प्रोवाइड कर सकेगी तो वो ब्रेक हो जाएगी। यही बात लिखी है, एंड एक्सीड्स द स्ट्रिंग्स ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, और जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है वो उसकी जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा हो जाती है, इसकी वजह से स्ट्रिंग क्या कर जाती है, ब्रेक कर जाती है। देन एक्सप्लेनेशन की हेडिंग लगाकर हमने वही वाली सारी बात एक्सप्लेनेशन में लिख दी है, वही मैथमेटिकल स्टेप्स लिखे हैं जो भी मैंने आपको करवाए थे। अब यहां पर आपने किस तरह से लिखना है, देखिए क्वेश्चन वो कह रहा था अ बॉल इज जस्ट स्पॉटेड बाय अ स्ट्रिंग विदाउट ब्रेकिंग, तो हमने यहां पर वही वाला सेंटेंस लिखा है, व्हेन द बॉल इज जस्ट स्पॉटेड व्हाइल हैंगिंग वर्टिकली, वर्टिकली हैंग हुई है, तो उस केस में क्या होगा, जो टेंशन होगी ऑब्वियसली वो वेट की इक्वल होगी, क्योंकि जब भी बॉल वर्टिकली हैंग हुई है एक स्ट्रिंग के साथ तो नीचे जो बॉल है उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इतनी ही टेंशन अपवर्ड एक्ट करेगी स्ट्रिंग में, तो यही हमने लिखा है कि टेंशन किसकी इक्वल हो जाएगी, वेट की इक्वल हो जाएगी। अब जब इसको हम सर्कल में विरल करेंगे तो वहां पर क्या होगा, टेंशन वेरी करेगी। टेंशन क्यों वेरी करेगी, क्योंकि सेंटीमीटर फोर्स का फैक्टर आ जाएगा। अब जब बॉल बॉटम पर होगी तो टेंशन और होगी, बॉल जब टॉप पर होगी टेंशन और होगी। क्यों और होगी, क्योंकि जब बॉटम पर होगी टेंशन और वेट की डायरेक्शन अपोजिट है, जब टॉप पर होगी टेंशन और वेट की डायरेक्शन सेम है, यानी टेंशन जो है वो वेरी करेगी जब आप सर्कल में उसको घुमाएंगे। और किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगी, लोएस्ट पॉइंट पर, क्योंकि यहां पर ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इस वजह से टेंशन क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अब मिनिमम टेंशन भी ऑलरेडी मैंने आपको निकाल कर दिखाई है एमसीक्यूज वाले लेक्चर में, लेकिन यहां पर हमने मैक्सिमम का केस डिस्कस किया, क्योंकि बॉटम पर मैक्सिमम हो जाएगी। जब टेंशन मैक्सिमम हो जाएगी बॉटम पर, यानी उसमें ये वाला फैक्टर भी आ जाएगा, तो ऑब्वियसली टेंशन फिर इससे काफी लार्ज हो जाएगी। जब स्ट्रिंग सिर्फ इतनी टेंशन प्रोवाइड कर सकती है, तो जब सर्कल में आप उसको घुमाएंगे उसमें तो ये वाला फैक्टर भी ऐड होगा। अब इतनी ज्यादा टेंशन जो है वो स्ट्रिंग प्रोवाइड नहीं कर सकती, इसी वजह से हमने लिखा है द टेंशन इज सिग्निफिकेंटली लार्जर देन जस्ट mg, कि यहां पर जो टेंशन है वो सिग्निफिकेंटली लार्ज है। तो इस केस में क्या होगा कि क्योंकि स्ट्रिंग ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ पर है, सिंस द स्ट्रिंग इज ऑलरेडी एट इट्स मैक्सिमम टॉलरेंस, यानी अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ पर है mg, दिस एक्स्ट्रा सेंटीमीटर रिक्वायरमेंट। अब ये जो एक्स्ट्रा सेंटीमीटर फोर्स का फैक्टर आया है ये क्या कर देगा, टेंशन को बढ़ा देगा, क्योंकि देखिए ऐड हो रहा है। जब आप mg में कुछ चीज ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली ये बढ़ जाएगा। जब टेंशन बढ़ जाएगी स्ट्रिंग में और स्ट्रिंग उस बढ़ी हुई टेंशन को हैंडल ही नहीं कर सकती, जब नहीं हैंडल कर सकेगी तो क्या होगा, इट ब्रेक्स, वो ब्रेक हो जाएगी। तो इसी वजह से हमने सेंटेंस लिखा है दिस एक्स्ट्रा सेंटीमीटर फोर्स रिक्वायरमेंट कॉजेज द टेंशन टू एक्सीड द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, यानी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ उसकी ये थी, उससे ये टेंशन एक्सीड कर गई क्योंकि उसमें ये वाला फैक्टर आ गया है। अब क्या होगा कि वो ब्रेक हो जाएगी, स्ट्रिंग टूट जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3.10। तो ये क्वेश्चन क्या है, हाउ अ सेंटीमीटर फोर्स इज सप्लाइड इन फॉलोइंग केसेस। देखिए जब भी कहीं पर सेंटीमीटर फोर्स होती है तो ऑब्वियसली उसकी बैक एंड पर कोई और फोर्स होती है जो प्रोवाइड कर रही होती है सेंटीमीटर फोर्स। तो कहते हैं कि पहला केस है अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। ऑब्वियसली जब सैटेलाइट अर्थ के अराउंड अपने ऑर्बिट में मूव करता है तो वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, उसको सर्कल में कौन सी फोर्स घुमा रही है, सेंटीमीटर फोर्स। तो पूछ रहा है कि वो सेंटीमीटर फोर्स कहां से आई है। दूसरा केस है ए कार टेकिंग ए टर्न ऑन ए लेवल रोड, एक कार टर्न करती है तो ऑब्वियसली वो भी एक सर्कुलर पाथ बनता है, जब टर्न करती है तो सर्कल का ही एक पार्ट बनता है। तो कहते हैं कि वहां पर सेंटीमीटर फोर्स कौन प्रोवाइड करता है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर बार बार लेक्चर्स में मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, इसलिए यहां पर डायरेक्ट हम इसके आंसर को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा समझने के बाद। कहते हैं कि जब सैटेलाइट अर्थ के अराउंड अपने ऑर्बिट में मूव करता है, यहां पर थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं। मान लीजिए ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ, यहां पर ये अर्थ का सेंटर है। अब जो सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड अपने ऑर्बिट में मूव करता है। मान लीजिए ये वाला सैटेलाइट है और ये अर्थ के अराउंड अपने इस ऑर्बिट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है इस तरह से। अब जो चीज इस सैटेलाइट को ऑर्बिट में मूव करा रही है, जो फोर्स इस सैटेलाइट को ऑर्बिट में मूव करा रही है, वो फोर्स कौन सी है, सेंटीमीटर फोर्स। अब वो सेंटीमीटर फोर्स कहां पर एक्ट करती है, देखिए यहां से यहां तक बनता है ऑलमोस्ट इस ऑर्बिट का रेडियस, और अलोंग दिस लाइन सेंटीमीटर फोर्स एक्ट करती है और इसकी डायरेक्शन किधर होती है, इनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी ये उस लाइन के अलोंग एक्ट करती है जो सैटेलाइट के सेंटर और अर्थ के सेंटर को आपस में मिला रही है। तो यहां पर हमने क्या आंसर लिखा है, सेंटीमीटर फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। ऑब्वियसली कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। अर्थ हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इन दोनों के दरमियान, पूरी दुनिया में कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स ले लीजिए, उनके दरमियान अट्रैक्शन फोर्स होती है, इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ऑलरेडी मैंने आपको लेक्चर्स में बता चुका हूं। जब वहां पर एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो जाता है तो हम कहते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है यहां पर। अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट है और यहां पर ये सैटेलाइट है।
अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। ऑब्वियसली अर्थ इस सैटेलाइट को भी तो अपनी तरफ पुल कर रही है, वही जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ है वो प्रोवाइड कर रहा है इस सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो यहां पर ये बात हमने लिखी है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। अब ये फोर्स कैसी है? अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन अर्थ एंड द सैटेलाइट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर। ये उस लाइन के अलोंग एक्ट करती है जो कि इन सेंटर्स को आपस में मिला रही है, यानी सैटेलाइट के सेंटर और अर्थ के सेंटर को जो लाइन आपस में मिला रही है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स उस लाइन के अलोंग एक्ट करती है। फॉर ए सर्कुलर ऑर्बिट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सैटेलाइट्स वेलोसिटी। ये भी बार बार मैं आपको पढ़ा चुका हूं। देखिए अब जो इस सैटेलाइट की वेलोसिटी है ऑर्बिट में वो किस तरह की है, उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी टेंजेंट टू द सर्कल। जब सैटेलाइट यहां पर पहुंचेगा डायरेक्शन इधर होगी, जब यहां पर पहुंचेगा डायरेक्शन इधर होगी। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। तो यहां पर फिर हमने यही बात नहीं लिखी, फॉर ए सर्कुलर ऑर्बिट, अगर सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इस अर्थ और इस सैटेलाइट के दरमियान वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी इस सैटेलाइट की वेलोसिटी के। सैटेलाइट की वेलोसिटी इस तरफ है, फोर्स इस तरफ है, इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना है? 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का क्या मतलब है? कि परपेंडिकुलर है। तो यही बात हमने लिखी है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो फोर्स है अर्थ और इस सैटेलाइट के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है वो परपेंडिकुलर है इस वेलोसिटी के जिसके साथ ये सैटेलाइट मूव कर रहा है। और यही जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ है ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? इस सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अब देखिए हमने सेंट्रीपिटल फोर्स वाले लेक्चर में एक बात पढ़ी थी कि जब फोर्स और किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर होती है और फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड होती है, उस केस में ऑब्जेक्ट क्या करता है? सर्कल में मूव करता है। तो यहां पर देखिए ये फोर्स और ये वेलोसिटी क्या है? आपस में परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर है तो यही वो फोर्स है जो इसको सर्कल में घुमाई जा रही है, यानी ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। तो फिर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ही वो फोर्स है जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। इसलिए हमने लिखा है कि provides the necessary centripetal force to keep it in orbit। यानी जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट, यही प्रोवाइड कर रहा है इस सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स जिसके साथ ये ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो इट्स मीन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसकी इक्वल हो जाएगी? सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो बस बहुत ही सिंपल सा आंसर था। चलिए अब बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। बी पार्ट में कहते हैं कि जब कार टर्न करती है तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? पहले तो समझना पड़ेगा कि जब कार टर्न करती है तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल क्या होता है। ऑल्दो लास्ट लेक्चर में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपको बता चुका हूं कि मान लीजिए यहां पर ये एक टर्न है, ये क्या है? टर्न, इस तरह से। अब कार ने यहां से क्या करना है? टर्न करना है। मान लीजिए ये कार है जिसने यहां से टर्न करना है कुछ इस पैटर्न पर। अब अगर मैं इस कर्व पाथ को लूं, यानी इतना पाथ यहां से और इस पाथ को मैं अगर लूं और इसको मैं कंप्लीट करूं तो ये ऑलमोस्ट एक सर्कुलर पाथ बनेगा इस तरह का। यहां पर ये क्या बनेगा? एक सर्कुलर पाथ बनेगा। यहां से आपको समझ आ रही है? तो ये क्या बनेगा? सेंटर ऑफ द सर्कल बनेगा। अब देखें टर्न का क्या मतलब है, यानी कार ने एक पार्ट ऑफ द सर्कल में से मूव करना है। तो सर्कल में जो फोर्स किसी भी चीज को मूव कराती है वो कौन सी फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब है कि जब ये टर्न पार्ट ऑफ द सर्कल है तो यहां पर कार को टर्न करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स तो रिक्वायर्ड होगी। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कार को टर्न करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगी वो कौन प्रोवाइड करेगा? देखिए जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स आती है तो ऑब्वियसली उसके पीछे कोई और फोर्स होती है जो काज करती है सेंट्रीपिटल फोर्स को। यानी यहां पर जब कार ने टर्न करना है तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगी। तो वो कौन सी फोर्स है जो यहां पर इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है? ऑब्वियसली कार के जो टायर्स हैं और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन हो रही है, यानी टायर्स और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स है, वही प्रोवाइड करेगी यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स। अब लेवल रोड का क्या मतलब है? बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज को नहीं समझ पाते। देखिए जब हमने एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ी थी तो वहां पर बैंकिंग ऑफ द रोड वाला एक आर्टिकल था। बैंकिंग का क्या मतलब है कि इस साइड से रोड थोड़ा उठा हुआ होता है, बाहर की तरफ से, अंदर की तरफ से, नीचे की तरफ होता है। लेकिन लेवल रोड का मतलब यह है कि यहां पर बैंकिंग नहीं है बल्कि सीधा रोड है। यहां से फिर आपको बात समझ आई कि लेवल रोड का वर्ड लिखने का मकसद क्या है।
क्योंकि बैंकिंग की वजह से फ्रिक्शन इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा मिलती है और ये आसानी से कार टर्न कर जाती है। लेकिन यहां पर कहते हैं कि लेवल रोड है, यहां पर बैंकिंग नहीं है। जब बैंकिंग नहीं है, लेवल रोड है यहां पर, तो जितनी भी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सारी की सारी फ्रिक्शनल फोर्स से ही आएगी जो टायर और रोड के दरमियान है। तो यहां पर फिर हमने यही लिखा है, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। इस कार के जो टायर्स हैं उनके और रोड के दरमियान, यानी जब कार रोड पर चलेगी तो ऑब्वियसली जो टायर्स हैं उनके दरमियान और रोड के दरमियान फ्रिक्शन तो होगी, वही जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहां पर मैं लिख दिया कि व्हेन ए कार मूव्स अलोंग कर्व पाथ, यानी जब इस कर्व पाथ से कार मूव करेगी, अ सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर टर्न इज रिक्वायर्ड। अब देखें यहां पर ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसकी डायरेक्शन किधर होगी, कार मूव कर रही है सर्कल में, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। तो यही हमने बात की है कि इस जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर टर्न होगी, ये सर्कुलर टर्न है इसके सेंटर की तरफ होगी ऑन ए लेवल रोड। अब लेवल रोड की बात यहां पर करनी है क्योंकि क्वेश्चन वो लेवल रोड कह रहा था। ऑन ए लेवल रोड देयर इज नो बैंकिंग, लेवल रोड पर कोई बैंकिंग नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि सारी की सारी सेंट्रीपिटल फोर्स जो कार को चाहिए वो कौन प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर्स ऑफ कार एंड द सरफेस ऑफ द रोड। तो ये होता है किसी भी क्वेश्चन को प्रॉपर आंसर करना। वो पूछ रहा था अ कार टेकिंग ए टर्न ऑन ए लेवल रोड। पहले तो आपने बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए क्यों होती है यहां पर, क्योंकि ये इसने एक सर्कुलर पाथ से मूव करना होता है, जिसकी वजह से इसको सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है। फिर हमने बात की कि लेवल रोड का क्या मतलब है, फिर हमने आंसर किया कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो इस तरह के आंसर को कहते हैं ये कंप्रीहेंसिव आंसर है। अगर आप इसी तरह का आंसर पेपर में लिखकर आएंगे प्रॉपर हेडिंग्स की फॉर्म में, फिर तो क्या ही बात है, मार्क्स आपके कदम चूमेंगे। कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट जो चीज हमने पढ़नी है डेट आर कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिनको आपने डिटेल में आंसर करना होता है, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने लेक्चर्स में डिस्कस किए हुए हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर लिखकर, क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखकर नीचे मैंने लेक्चर नंबर मेंशन कर दिया है। अब आपने क्या करना है कि चैप्टर नंबर 3 की प्लेलिस्ट में जाना है, उसको जाके स्क्रॉल करना है और वहां पर आपको ये सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, और इन सारे लेक्चर्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। इन क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा डिस्कस भी कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 3.1 है, व्हाट इज मेंट बाय एंगुलर मोमेंटम। अब आपने एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करना है और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है, जस्ट L इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर वाली, और वो लेक्चर नंबर 61 से आपने उठाना है। देन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद डेली लाइफ एग्जांपल्स। लेक्चर नंबर 62 से आपने क्या करना है, जस्ट स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम उठानी है, और उसके बाद क्या करना है कि लेक्चर नंबर 63 में जो एग्जांपल्स मैंने आपको पढ़ाई थी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, उनको आपने इस क्वेश्चन के आंसर में लिख देना है। 3.2 है, शो दैट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये वाला जो रिलेशन है ये हमने इस लेक्चर नंबर 61 में प्रॉपरली डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, इसी स्टेटमेंट के साथ वहां पर आपको इसका कंप्लीट आंसर मिल जाएगा, और इसको हमने प्रॉपरली प्रूव भी किया हुआ है कि L इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3.3, डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रूव दैट टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रोटेटिंग रिजिड बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। देखिए लेक्चर नंबर 60 में हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ा था, वहां पर आपने सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करना है और उसके बाद उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है, I इज इक्वल टू mr स्क्वायर वाली, और उसके बाद क्या करना है कि इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है। इस स्टेटमेंट में क्या कहता है कि जो टॉर्क किसी भी रिजिड बॉडी पर एक्ट करती है वो प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन की इक्वल होती है, टा इज इक्वल टू आई अल्फा। वो हमने प्रॉपरली इस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, यहां से आपको उसका सारा आंसर मिल जाएगा लेक्चर नंबर 60 में। उसके बाद है 3.4, व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, कैलकुलेट द मिनिमम टाइम पीरियड नेसेसरी टू पुट ए सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को डिफाइन करना है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कौन से सैटेलाइट्स होते हैं, फिर जो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको लिखाई थी वो लिखनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये टाइम पीरियड कैलकुलेट कर देना है। अब एक्चुअली आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वाले आर्टिकल में मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया था वो सारे का सारा उठाकर आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर में लिखना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी से पहले पहले तक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3.5, डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब इसी लेक्चर नंबर 57 में मैंने आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी भी पढ़ाई थी, उसको भी प्रॉपरली हमने देखा था कि वो कहां से निकल कर आती है, उसका एक्सप्रेशन भी हमने निकाला था। ये भी आपको लेक्चर नंबर 57 में मिल जाएगा, और वहां पर मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन भी बताया था कि आपने इसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3.6, राइट एन नोट ऑन आर्टिफिशियल ग्रेविटी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी विद विच द स्पेसशिप रोटेट्स टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल ग्रेविटी। यहां पर आपने सबसे पहले आर्टिफिशियल ग्रेविटी को डिफाइन करना है और उसके बाद जो मैंने एक्सप्लेनेशन लिखाई थी लेक्चर में वो सारी की सारी उठाकर यहां पर लिखनी है। उसके बाद क्या करना है कि एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी डिराइव करना है और ये बहुत ही डिटेल में हमने उस लेक्चर में डिस्कस किए हुए प्रॉपरली डायग्राम्स के साथ, वो सारी की सारी डायग्राम्स भी आपने क्वेश्चन के आंसर में बनानी है और एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी भी डिराइव करना है। यानी लेक्चर नंबर 59 में जो कुछ भी हमने पढ़ा था वो सारे का सारा उठाकर आपने क्वेश्चन नंबर 3.6 के आंसर में लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3.7, प्रूव दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा एंड a इज इक्वल टू आर अल्फा। एक्चुअली ये क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, और यहाँ पर क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। लेक्चर नंबर 54 में हमने इन दोनों को प्रूव किया था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा और a इज इक्वल टू आर अल्फा। तो ये आपने लेक्चर नंबर 54 को देख लेना है। उसके अंदर हमने जस्ट यही दो रिलेशन प्रूव किए हुए हैं। जो कुछ भी हमने लेक्चर नंबर 54 में पढ़ा था वो सारे का सारा इस क्वेश्चन के आंसर में आ जाएगा। तो इस तरह आपके कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। इन सब लेक्चर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएंगे। तो फाइनली आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है जिसमें हमने कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस और कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आज के लेक्चर में हमने जितने भी कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये सारे के सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे जिनका आंसर हमने एक प्रॉपर पैटर्न के साथ किया है और आपने भी इनको इसी तरह से अपने नोट्स में लिखना है और फिर इसी तरह से पेपर में भी लिखकर आना है, तो वहां भी आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स ले सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।